जो दर्शक हैं उनसे शुरुआत करते हैं। कृष्णा कोरानी और सुनील जी जयपुर से हमारे साथ है। कृष्णा जी नमस्कार। तारिक साहब नमस्कार। बताएं सर। तारिक साहब, मेरी आज की आपके बिग फाइट के अंदर ये राय रहेगी कि नरेंद्र मोदी साहब की ये 2 वर्ष जो है वो फ्लॉप ही गए हैं। इनकी नीति भी फैल गई है, और दूसरा जो इन्होंने देश के लिए अर्थव्यवस्था के लिए जो भी इन्होंने ये नीति चलाई थी वो नीति भी फैल गई है सुरक्षा को लेके। चलिए शुक्रिया आपका, शुक्रिया सर। सुनील जी आप क्या कहना चाहते हैं? सुनील जी नमस्कार, बताएं। लगता है कनेक्टिंग प्रॉब्लम है। कर्नल महर्षि आपका फिर से रुक करता हूं, बीच में बात रह गई थी। डिफेंस सेक्टर को लेकर जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उपकरणों को लेकर बात आती है। आपने राफेल का जिक्र किया था, उस वक्त मैं देख रहा था सुनील जी की गर्दन इनकार में हिल रही थी। कहीं ना कहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जो कहना चाह रहे हैं वो कहीं बाहर ठीक से मैसेज नहीं जा रहा। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि रक्षा क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनेंगे, खुद जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनका उत्पादन करेंगे। इस बीच में विदेशी करारों के साथ अगर इस पूरी डील को जोड़कर देखा जाए तो क्या लगता है कहीं कामयाब रहे? क्योंकि ऑगस्टा वेस्टलैंड का मसला हमारे सामने ताज़ा है। कर्नल महेश्वरी। देखिए साहब, ऑगस्टा वेस्टलैंड का जो मसला है उसको अपन एक तरफ रखते हैं। जो भी डिफेंस का प्रोडक्शन का जो सिस्टम है उसमें एक जेस्टेशन पीरियड होता है। एक गवर्नमेंट के आने के 1-2 साल के अंदर ये प्रोडक्शन शुरू नहीं हो सकता, इसके अंदर टाइम लगता है। मेक इन इंडिया का खुद का जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर टाइम लगेगा, लेकिन तब तक हम वो गैप नहीं छोड़ सकते कि हमारे डिफेंस के अंदर वो गैप रहे और हमारे पास वो फाइटर एयरक्राफ्ट और वो सबमरीन्स और जो हमको असला चाहिए वो हमारे पास नहीं है। आपके पास आ रहा हूं। तो पॉइंट ये है कि इस वक्त हमारे को रफाल की जरूरत है, उसकी डील हो चुकी है और जून के अंदर वो हवाई जहाज हमारे पास आने वाला है। इसके सिवाय बाकी जितनी भी अपन कार्रवाई की बात कर रहे हैं डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट अगर इंपोर्ट करके हम अपने देश को सशक्त बना सकते हैं तो हमारे को वो करना चाहिए, और साथ साथ डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहिए, जो कि इस वक्त इस गवर्नमेंट की नीति है कि सेल्फ रिलायंस इन मेक इन इंडिया फॉर डिफेंस इक्विपमेंट। इस लिहाज से मोदी बाकी से बेहतर रहे, आपका कहना है? जी हाँ सुनील जी, अब आपका रुख कर रहा हूँ। मैं लबोल आप 2 थंब रूल की बात करता हूँ। पहला थंब रूल ये कहता है कि पूरे वर्ल्ड के सारे जितने भी डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट हैं उसको मानते हैं कि फुल स्केल वॉर के लिए 45 दिन का एम्यूनेशन इज रिक्वायर्ड। अनलेस और अनटिल यू आर हैविंग एम्यूनेशन फॉर 45 डेज यू रियली कांट गो फॉर फुल स्केल वॉर। इंडिया की बात है, जहां चाइना और पाकिस्तान दोनों एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना है, अभी तक हमारे पास 17 से 18 दिन का एम्यूनेशन है। ये अपने आप को डिफेंस की पूरी चीज को रिवील करता है। अब आ जाइए दूसरी बात। हम ये बात कहते हैं कि हम लोग पड़ोस के अंदर मिसाइल्स बन रही हैं, पाकिस्तान के पास मिसाइल्स हैं, चाइना के पास मिसाइल्स हैं। अभी केवल गए सप्ताह ही रशिया के एक बहुत बड़े थिंक टैंक ने एक बात बोली है कि इंडिया स्टिल वल्नरेबल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ मिसाइल अटैक। हम उसमें अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, हमारे पास एम्यूनेशन नहीं है। हम S-400 को परचेज करने की बात कर रहे थे। दावा किया है कि हमने ब्रह्मोस का कामयाबी परीक्षण किया रशिया के साथ। अभी मैं MMRC के ऊपर भी आऊंगा। MMRC के ऊपर अभी महर्षि साहब जो बात करें उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। MMRC भी चर्चा कर लेते हैं, हम डिफेंस सिस्टम के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। S-400 खरीदने की बात थी, वहां हमारे पास कोई वो नहीं है। हमारे पास एम्यूनेशन, हमारे पास 17 दिन का 17 से 18 दिन का एम्यूनेशन है। पूरा का पूरा आपका स्काई वल्नरेबल है पाकिस्तान और चाइना के लिए। आप किस डिफेंस की बात कर रहे हैं? आज भी पाकिस्तान किसी भी दिन इंडिया के ऊपर अटैक करता है और अटैक करने के बाद बिल्कुल जिस ढंग से मना करता है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आपकी प्रॉब्लम है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो यह है कि जो पाकिस्तान को हमने बिल्कुल एक्सपोज कर दिया था, आज पाकिस्तान दुनिया को ये बात समझाने में कामयाब हुआ है जब से मोदी आए कि बलूचिस्तान में हमारा डिस्टर्बेंस है। उल्टी बात हो रही है, गुनाह बेलज्जत। सही बात तो यह है कि जो चोर है वो आज हमें हमारी आंख में आंख डाल के हमें धमकाने आप चाहते हैं इस डिस्कशन को फिलहाल चाइना और पाकिस्तान संबंध पर लेकर आ जाएं। चलिए मैं उसी को लेकर आता हूं। बीजेपी कहती है कि हमने इन दोनों रिश्तों को लेकर, दोनों मुल्कों के साथ रिश्तों को लेकर रीसेट बटन दिया है। मनीष पारिक साहब, लेकिन ये सुनील जी ने जो स्थिति बयान की वो तो काफी जुदा है। कहां रीसेट हुआ? ये जो आसमान है ये बीजेपी ने नहीं बनाया है, ये पहले भी था। ये मानते नहीं है, अब मान रहे हैं, अब ध्यान आया है। मैंने एक बात कही, विदेश नीति की बात करते हैं, 1 दर्जन विदेश मंत्री इनके यहाँ पर बैठे हैं, वो एक बार भारत पाकिस्तान के संबंधों की बात कीजिए, भारत चाइना के संबंधों की बात कीजिए। बाद में नंदा जी मानेंगे इस बात को, और ये बात कर्नल साहब भी मानेंगे
कि एक्सपोज अगर हुआ है पाकिस्तान तो पठानकोट के बाद हुआ है। पहली बार उस पर दबाव पड़ा कि जांच करिए, उनका जांच दल आया, उसने ढाक के 3-5 नतीजा निकाला, लेकिन जिस एसपी की गाड़ी में उनके फोन पे बेटा जाने से पहले खाना खा लेना उसकी मां का रिकॉर्ड है, ऐसा कभी नहीं था। और अभी मानने को तैयार नहीं है क्योंकि नंदा जी कह रहे हैं उन कंट्रीज की अपनी पोजीशन है, अपने कारण वो हो रहे, कम्युनिज्म के कारण आ रहे हैं, और ये कांग्रेस कहती है कि ये तो बीजेपी का काम करा हुआ है। तो मैं एक आरोप है दबाव में जिनगुआ और डॉल्कन ईसा का जो वीजा रद्द किया गया चीनी दबाव में किया गया, उस बदले में भारत डील कर सकता था तब अजहर मसूद को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी विदेश मंत्री, हमारा पूरा विदेश मंत्रालय चाहता हूं, क्या ये जब आरटीआई सेना में लागू ही नहीं होती है तो ये कैसे कोई बता सकता है कि हमारे पास कितना असला है, कितने दिन का फौजी सामान है? आप मेरे सवाल को टाल गए, मैं उस पर आऊंगा, उस पर कमेंट लूंगा। हमारे पास 2 एक्सपर्ट्स भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि चाइना के साथ संबंध हो या पाकिस्तान के साथ संबंध हो, कूटनीतिक दबाव में हमेशा भारत पर आने का दबाव क्यों रहता है? जो आरोप लगता है मोदी सरकार में ऐसा हुआ है। फॉर द फ्यूचर इंप्रूवमेंट मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्रेटेजिकल भी हो सकता है एक। और जब चाइना की जो सड़क बना दी थी अरुणाचल में आके, तो उस समय तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी का नाम लेके थक नहीं रहे, मनमोहन जी का नाम लेना एक बार। ढिलमिल बिल्कुल प्रधानमंत्री है, ये दबंग प्रधानमंत्री, पूरे संसार में लोगों को आशा का केंद्र लगा है, वो इनको मानने को तैयार नहीं। विदेश नीति का बड़ा बात है। नंदा साहब, चाइना और पाकिस्तान के साथ रिलेशंस में कहां तब्दीलियां देखने को मिली? चाइना और पाकिस्तान के साथ रिलेशन में बड़े बेसिक सी बातें, कुछ बातें तो हैं जो डिस्प्यूट्स हैं पुराने हैं, वो चलते रहेंगे। दूसरी बात है इक्विपमेंट की, वो अचानक 24 घंटे 48 घंटे या साल 2 साल में गैप्स प्लग नहीं होते, टेक्स टाइम। तो यदि 14 दिन तक की ही तैयारी है भारत के पास आज, तो ये इतने सालों में हम 14 दिन तक के ही हमारे पास एमिनेशन या तैयारी क्यों, ज्यादा दिन की क्यों नहीं, दैट इज अ सेपरेट इशू। तीसरी बात आती है साहब कि मोरल क्या है और लीडरशिप क्या है। यदि कोई भारतीय सैनिक जो चीन के बॉर्डर पर पोस्टेड हैं या पाकिस्तान के बॉर्डर पर पोस्टेड हैं आ सकें और बात कर सकें, जो कई लोग बात कर चुके हैं, नेता नहीं बोल सकते, सैनिक अपनी नौकरी में रहकर नहीं बोल सकते, लेकिन जो मोरल बॉर्डर पे इंडियन ऑफिसर्स का है, चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर हो चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर हो, वो अलग ही लेवल का है। और वो आपको बताएंगे कि पहले क्या होता था कि पाकिस्तान से हमला हुआ और यहाँ से सैनिक इजाज़त लेते थे ऊपर से कि वेदर वी शुड रिस्पॉन्ड ऑन दैट नॉट, नाउ दे हैव अ क्लीन हैंड कि आप रिस्पॉन्ड करो, अप्रोप्रिएटली करो। ऑन द चाइनीज बॉर्डर ऑल्सो पहले इंडियंस बॉर्डर पोस्ट पे मीटिंग मांगते थे, इंडियन ऑफिसर्स मांगते थे, चाइनीज उसको डिले करते थे, हाँ कल मिलेंगे परसों मिलेंगे, अब सिचुएशन बदल गई है। सो देयर इज अ मोर रोबस्ट। लेकिन मैं पठानकोट का भी जिक्र करना चाहूंगा, इस बीच में लगातार सुरक्षा को लेकर बात होती है, ठीक है बॉर्डर पर कुछ हालात सुधरे, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में 7 दिन के अंदर जो आतंकी हमले अचानक बढ़ने लगे हैं, उनको लेकर क्या तस्वीर है? पठानकोट क्या भारतीय मोदी सरकार का फेल्योर कहा जाएगा ऐसे दौर में जब कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री मिलकर आए थे? नंदा साहब, पठानकोट निश्चित तौर पर सिक्योरिटी एजेंसीज का फेलियर है, मोदी का फेलियर नहीं माना जा सकता। और यदि पठानकोट पे हम रिपल्स भी कर देते हैं तो मोदी सरकार की सक्सेस नहीं मानी जाएगी, न फेलियर न सक्सेस। इसके ये स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं, इनके गैप्स भी प्लग होने हैं। लेकिन पठानकोट के बावजूद ये देखने की बात है कि हम अपनी डिप्लोमेसी कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे आके मुझे लगता है कि हमारी डिप्लोमेसी स्मूथ और क्लियर नहीं है। हमने जो पाकिस्तान को मौका दिया कि आप ही आके अब चोरी को हम कह रहे हैं कि चोरी की तहकीकात करो, तो ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि कूटनैतिक तौर पर, राजनैतिक तौर पर वहाँ भारत की गलती रही है, हमें पाकिस्तान को जज करो नहीं देना चाहिए। बात एक है, देखिए जैसे पहले बात तो मनीष जी को मैं बताना चाहूंगा कि डिफेंस पे आरटीआई तो नहीं है, बट डिफेंस के ऊपर पूरी दुनिया भर के एनालिस्ट लिखते हैं, जेम्स डिफेंस वीकली लिखता है, बहुत सारे ऐसे दुनिया भर के थिंक टैंक्स हैं जो लिखते हैं, और उसके बारे में आप बहुत आराम से पता कर सकते हैं, दुनिया भर में ट्रांसपेरेंसी है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब आ जाइए, जैसे अब ये बात कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत अचीव किया है, ये किया है, वो किया है। क्वेश्चन एक है, गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर से सीपैक बनता है, सीपैक का जो पूरा इलाका है, जो ग्वादर के लिए जो रोड बन रहा है, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन है चाइना का, वो पूरा का पूरा उस जगह से बन रहा है जो भारत की भूमि है, और भारत इस चीज को आज तक रेसिस्ट ही नहीं कर पाया। इससे बड़ा क्या फेलियर होगा? एक कमेंट अब रही बात है, पहली बार अजीत डोभाल बोले थे इस सिलसिले में, पहली बार बोला अफगानिस्तान से जो रास्ता जुड़ता है उसको लेकर पहली बार किसी इंडियन डिप्लोमेट ने कमेंट सबसे किया। दुख की बात तो ये है, आप बताइए सरकार कितनी भयभीत है कि एक दिन ईस्टर्न तुर्किस्तान के एक नेता को वीजा देती है और दूसरे दिन भयभीत होके
उसका कैंसिल कर देती है। इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति ये पूछा मैंने मनीष पारिक साहब के पास, हालांकि जवाब नहीं था। सरकार तो वो होती है कि अगर दलाई लामा को दे रखी है तो बिल्कुल दे रखी है। और चलिए नारायण जी क्या समझा जाए? मैं रीसेट बटन वाली बात पर फिर से आता हूँ। भारत पाकिस्तान संबंध हो या भारत चाइना संबंध हो, ग्वादर और चाबहार को लेकर अगर बात की जाए तो कहीं लगता है कि कुछ तब्दीलियां हुई है। कूटनीति का जवाब अब भारत ने देना शुरू किया है। देखिए, कर्नल साहब ने सेल्फ रिलायंस की बात कही। सेल्फ रिलायंस का पता नहीं, लेकिन देश रिलायंस की तरफ तो चला ही गया है। और चाबहार एक दिन में पैदा नहीं हुआ है। जब चाबहार की हम बात कर रहे थे, उसी समय हमारे एक फॉर्मर नेवी पर्सन को, जाधव को, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के लोग बंदरगाह से उठा के ले आए और हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही आपने फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी का नारा दिया फर्स्ट 100 डेज में, और उसका नारा दिया प्रोएक्टिव, स्ट्रॉन्ग एंड सेंसिटिव। आप इतने प्रोएक्टिव हो गए कि आप नवाज शरीफ के अचानक पहुंच गए और उसके बदले में आपको पठानकोट मिल गया। पहले दिन आप बाह मरोड़ते हो चाइना की, दूसरे दिन आप सरेंडर कर देते हो। तो आपको एक ऐसी नीति पे चलना है जो 120 करोड़ लोगों की जबान आपको बोलनी है। आप पहले जो आपके लीडर हैं उनको आप खारिज कैसे कर रहे हैं? अगर ये इतने सफल राजनीति की बात करते हैं, डिप्लोमेसी की बात करते हैं, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था जब बांग्लादेश को तोड़ा था? क्या वो छोटी कूट नहीं थी? आप सोचिए, अमेरिका आपके सामने खड़ा था, है ना? और उन्होंने मानेक साहब को खुली छूट दी, कहा कि जितना वक्त लगे अंतर्राष्ट्रीय दबाव को हम झेलेंगे। अमेरिका ने अपना बेड़ा भेज दिया। क्या वो छोटी डिप्लोमेसी थी? तो ऐसा कहना, ये प्रयास कर रहे हैं, मैं इसकी तारीफ करता हूं, नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं, पर यह कहना कि पूर्ववर्ती सब लोग खारिज थे। मोरल बूस्टअप हुआ है सेना का बॉर्डर पर, ऐसा मान सकते हैं हम? भारत की सेना राजनीति से अलग होती है। उसका मोराल हमेशा ही मजबूत रहा है। वो कभी नारे नहीं लगाती और अपना शिद्दत से काम करती है। जो टास्क उसको दी गई है, उसने कहते ना कि जिस सरहद की निगाहें ऐसी हो रक्षा करने वाली, उसको कोई खतरा नहीं हो सकता है। तो हमने हर मोर्चे पे, हमारी फौज है वो सब चीज से अलग रही है और उनका मोरल हमेशा ही ऊंचा रहा है। वो नारों में यकीन नहीं करती है। चलिए ब्रेक ले रहा हूं सुनील जी। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, तुरंत चर्चा जारी रहेगी। विदेश नीति और रक्षा नीति में मोदी किस कसौटी पर खरे उतर पाते हैं? में जो चुनावी वादे करे थे, कम पाकिस्तान से ऐसा कर देंगे, पाकिस्तान से वैसा कर देंगे, 10 हमारा अगर एक सिर काटेगा तो हम उनके 10 सिर काट के लाएंगे। आज इन कितने सीज फायर हो गए, कितने सीज फायर हुए, पठानकोट पे हमला हो गया, कुछ चीन अपने इसमें घुस गया, पर ये कोई नहीं कर पाया अभी तक। विदेशी मामलों को ये सुलझा नहीं पाए, ना आगे बढ़ पाए। नरेंद्र मोदी जो विदेश यात्राएं कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो उद्योगपति, अडानी, अंबानी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनका बिजनेस सेट करने के लिए जुड़े हुए हैं। बाकी कोई मामला आज दिन तक न तो सुलझा है, ना आगे सुलझा पाएंगे वो।